हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस सेशन को देख सकें। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सभी को सॉल्व कराया गया है। हिंदी के भी एमसीक्यूज है, समरी है, ये सब आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है पॉलीकार्पिक, ऑप्शन बी में है पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन सी में है पोमोकार्पिक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है बिना निषेचन, मतलब जिसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन किसमें होता है? जिसमें नर और मादा जो होते हैं मिल करके किसी अंडा का संचयन करते हैं, युग्मक का संचयन करते हैं, उसे निषेचन बोलते हैं। तो जिसमें निषेचन नहीं होता है, निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विखंडन एक प्रकार का है। कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन बोला गया है। द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन, जिसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। एक मिनट, जैसे प्यारा सा अमीबा है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक मिनट, प्यारा सा अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसमें भी जो होता है द्विखंडन होता है, आप लोग को पता होगा। ये जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अमीबा का कैसा भी फिगर बना दो वो बहुत खुश रहता है। अमीबा को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरा ऐसा फिगर क्यों बना रहा है। तो एक अमीबा जो है वो क्या कहते हैं उसे, एक अमीबा जो है वो डिवीजन करता है, यानी वो जो है वो अपना टूटता है, वो 2 भाग में जाएगा, द्विखंडन करेगा। तो ये जो हो जाएगा ये डॉटर अमीबा बन जाएगा। तो ये तो है पेरेंट्स अमीबा और ये जो है वो डॉटर अमीबा है। तो द्विखंडन मतलब जो होता है किसी चीज़ का 2 खंडों में टूटना। तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं तो अमीबा, अमीबा में भी द्विखंडन होता है। अमीबा और पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। ध्यान में रखिए, इसका एग्जाम्पल यही है। अमीबा का कैसा भी फिगर बना दो, अमीबा हमेशा खुश ही रहता है। अमीबा को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन मेरे साथ कैसा फिगर बना रहा है, वो जिस शेप में डालो वो ऐसा शेप बन ही जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अमीबा ले सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि द्विखंडन एक प्रकार का है क्या, वो तो पता है कि एग्जाम्पल में हो जाएगा अमीबा, लेकिन ये है क्या, किस प्रकार का है? तो ये अलैंगिक जनन है। द्विखंडन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन मतलब कैसा होता है? जिसमें चाहे वो नर हो या फिर मादा, दोनों में से कोई भी एक अगर जनन करते वक्त शामिल हो गया तो वो जो हो जाएगा अलैंगिक जनन हो जाएगा, जिसमें किसी एक की ज़रूरत होती है, दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। और लैंगिक जनन में नर और मादा का दोनों का भाग लेना जरूरी होता है। तो ध्यान में रखिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन अंडज है? एकिडना, कंगारू, गाय या इनमें से कोई नहीं। अंडज यानी अंडा। तो कंगारू, एकिडना देखते हैं पहले। तो एकिडना जो है वह एक तरह का अंडज है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेकिन कंगारू, आप लोगों ने देखा होगा, कंगारू जो होता है वह एक शिशु को जन्म देता है। एक क्या करता है? शिशु को जन्म देता है। जबकि एकिडना जो है वह क्या करता है? अंडज है, अंडा से निकलता है। अगर बात करें गाय में भी, तो गाय का कैसा होता है? उसमें भी एक शिशु जन्म लेता है। तो इसमें से पूछा गया है कौन अंडज है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। बांस, आम, ताड़ या इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोग को पता होगा कि बांस जो है वो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, इसमें एक ही बार पुष्प आता है। जबकि आम की बात करें तो हर वर्ष हर साल जो है इसमें क्या होता है, फूल लगते हैं, उससे जो होता है बीज बनता है, मतलब छोटा सा फल आता है, फिर वो बड़ा होता है, पकता है, फिर वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, फिर उसमें कोई भी पुष्प नहीं होते हैं, उसमें सारे पुष्प ख़त्म हो जाते हैं, फिर वही प्रोसेस आता है, नेक्स्ट ईयर आता है, फिर उसमें थोड़ा सा मोजर टाइप का आता है। जैसे मान लीजिए ये एक आम का पेड़ है, मानने के लिए, तो इसमें जो है वह मोजा टाइप का आएगा, फिर उसमें क्या होता है एक आम टाइप का आता है, फिर वो बड़ा आम बनता है। तो ये सब प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो एक बांस ही है जिसमें क्या होता है पूरे वर्ष में, पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। तार का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, तार का पेड़ जस्ट लंबा सा होता है, जिसके नीचे एक कविता था, कुछ दोहा याद आ जाएगा तो बता सकते हैं। हाँ, बड़े हुए तो का हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। ये दोहा आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें जो इसका जो अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा तार का पेड़ बड़े हुए, मतलब ये तो एक तरह का बड़ा हो गया, पर क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर भी तो बड़ा है, लेकिन क्या हुआ, पंछी को छाया नहीं। अगर तार के पेड़ के नीचे बैठ जाए तो कोई छाया मिल सकता है। जैसे बरगद का पेड़ को देखे होंगे आप लोगों ने, वो मतलब उतना भी लंबा नहीं होता है, मतलब जस्ट छोटा सा, और इसके चारों तरफ क्या होता है बहुत सारे पत्ते होते हैं। अगर इसके नीचे कोई मनुष्य बैठ जाए तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसको छाया भी मिलता है। तो यही दुआ बोला गया था, शायद रहीमन के दोहे हैं ये, कि बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो ये है तार का कहानी। तार के पेड़ जो होते हैं वो बहुत इतने दूर लगते हैं कि पंछी को छाया नहीं लगता, और फल लेने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। तो इस कहावत का अर्थ ही यही है। तो इसमें आप लोग को पता चल गया है कि ये दोनों हर एक साल फल देते हैं, लेकिन जहाँ तक बांस की बात है ये पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुन्मील पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, स्वपरागित परपरागित ए बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुन्मील पुष्प होते हैं वो जो होते हैं स्वपरागित मतलब स्वयं परागित होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। तो अनुन्मील जो पुष्प होते हैं वो स्वयं परागित होते हैं, स्वपरागित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। जैसे नारियल का कवरिंग 3 पार्ट में होता है। ये जो है वो बीच वाला लेयर है, मान लीजिए ये जो है वो सबसे अंदर वाला, बीच में जो होता है वो जस्ट तरल टाइप का, ठोस टाइप का, वो हो गया। उसके अंदर का जो वाइट होता है गुद्देदार, वो हो गया। उसके ऊपर जो होता है मान लीजिए ये जो हो गया, वैसे फिगर एकदम बकवास बना होगा, कोई बात नहीं है, बस समझने के लिए। ये जो है इसका ऊपर वाला लेयर है, ये बीच वाला लेयर है, और ये अंदर वाला लेयर है। तो नारियल में तरल यानी ये वाला और गुद्देदार ये वाला पदार्थ होता है। भ्रूण, अंतःभीति, दाना, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन सी में भ्रूण पोस्ट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बीच वाला और लास्ट वाला जो होते हैं वो भ्रूण पोष होते हैं। भ्रूण पोष यानी 3N, त्रिगुणित, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय जो पौधे होते हैं उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, 3N। भ्रूणपोष मतलब ही होता है 3N। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुणसूत्र 3N, जो कि इसमें भी बताए हैं हम लोग को भ्रूणपोष 3N जो गुणसूत्र होते हैं, सो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। अंडजनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, या इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है अंडजनन, तो जिसमें अंडा का जनन होता है, अंडे का निर्माण होता है, अंडा बनता है, उसमें अंडे की प्रोसेस होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अंडजनन। युग्मक जनन जिसमें युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी राइट। कायिक विभाजन जिसमें
मतलब कोई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा केला का पेड़, जस्ट लाइक केला का पेड़, ठीक है। केला का पेड़ में क्या होता है, वो सिर्फ एक बार होता है और दूसरा बार उसमें फल आता ही नहीं है। एक बार मान लीजिए उसमें केला लग गया तो दोबारा उसमें केला लगता है, वो पेड़ नष्ट हो जाता है। केवल एक ही बार उसमें फल लगता है। तो ये एक तरह का कायिक विभाजन जो वो एक तरह का अलैंगिक जनन है और उसी के टाइप से ये कायिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन, जल परागन, कीट परागन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है पानी के द्वारा जो पर परागन होता है सो वायु द्वारा, जिसमें वायु परागन मतलब वायु द्वारा पर परागन होता है सो जल द्वारा यानी पानी द्वारा, कीट यानी कीट द्वारा, कीट परागन यानी कीट द्वारा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पानी के द्वारा जो पर परागन होता है उसे जल परागन बोलते हैं। वायु के द्वारा जो पर परागन होता है उसे वायु परागन बोलते हैं और कीट के द्वारा जो पर परागन होता है उसे बोलते हैं कीट परागन। तो ध्यान में रखिए, ये सब जो होता है वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी किसी और पे निर्भर रहते हैं। स्वपरागन नहीं होता, पर परागन होता है ये। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है टेपिटम का कार्य क्या है? सुरक्षा, पोषण, श्वसन या फिर उपयुक्त सभी। तो टेपिटम जो है वो पोषण प्रदान करता है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक चक्र जो होती है वह प्रीमेट की मादा में पाई जाती है। प्रीमेट में जो होता है वह आ गया बंदर, मनुष्य, ये सब जो होते हैं वो। इसमें ऑप्शन भले ही एक ही जैसा है लेकिन इसमें जो होता है वह चेंजेस बहुत किया गया है, इसलिए प्रीमेट्स की मादा में जो होती है वो पाया जाता है। प्रीमेट्स में सब आ जाएंगे। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नली में या ओवेरियन फॉलिकल में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सब जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, इसमें मानव स्त्री के अंडे का निर्माण पूछा गया है, अंडे का निर्माण पूछा गया है। जो सिंपल सा बनाते हैं। तो अब इसमें पता करना है हम लोग का कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पे होता है, इस भाग में होता है, जो कि यहाँ पे अंडा दिख रहा होगा इसे बोलते हैं फिंगर लाइक, और फिंगर जैसा जो होता है फिंगर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो ये जो है कहाँ पे आता है, यहाँ से शुक्राणु अंदर जाता है वो ऐसे करके यहाँ जाता है। तो अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नली में। ये है फैलोपियन नली। तो ध्यान में रखिए, ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन स्रावित होता है। ये एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है। अंडाशय में, वृषण में, अपरा में या किडनी में। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्रावित कहाँ होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, अपरा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानसिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है वो क्या कहलाती है? इसमें बोला गया है कि जो मानसिक चक्र होती है वो अवस्था 7 से 8 दिनों में समाप्त हो जाती है, वो क्या कहलाती है? रज्जुधन, लुटियन प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था या पुष्टिकीय प्रावस्था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्टिकीय प्रावस्था हो जाएगा। लेकिन मानसिक चक्र किसमें पाया जाता है? स्तनपायी में, स्तनपायी में। तो हर तरह से क्वेश्चन हम लोग को प्रिपेयर करना है ताकि अगर एग्जाम में बाई चांस पूछ दे तो हम लोग उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता होना ज़रूरी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोकाम्पस, पंडर, अरस्तु या फिर एपिमन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अरस्तु, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो है वह क्या है? भ्रूणीय विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोनों को बोला जाता है जन्मधर की जो शल्य विधि होती है। ये दोनों जो है वह जन्मधर की शल्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में किसे कॉपर्टी रोकता है? निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, वीर्यपतन को या फिर आरोपित को? तो ये जो है वो कॉपर्टी जो है वह अंडोत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास या इनमें से कोई नहीं। ह्रास मतलब हानि। तो आय में हानि, भूमि में हानि, ह्रास में हानि या इनमें से सभी। तो जनसंख्या विस्फोट पूछा गया है। तो जनसंख्या यानी बढ़ती, अगर जन्म दर बढ़ता रहेगा, मृत्यु दर में घटी होगी, जिससे जनसंख्या में विस्फोट होगा, जनसंख्या में बढ़ती होगी, तो आय की भी कमी होगी, पैसा की कमी होगी ना। जैसे मैं अभी के समय में देखें तो महंगाई बहुत बढ़ गया है। तो ये सब जो है जनसंख्या विस्फोट का एक परिणाम है। भूमि की कमी ये भी है, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो जगह की भी कमी हो जाएगी, खनिज की भी कमी हो जाएगी, तो खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी। जनसंख्या में विस्फोट का परिणाम ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन वैश्विक यानी सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? ए, बी, ए बी और ओ या फिर 0 बोल सकते हैं। तो सर्वमान्य रक्तदाता समूह जो हर एक को रक्तदान दे सकता है। तो ओ जो है वह हर एक को रक्तदान दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, सभी को। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेंडल ने प्रस्तावित किया। मेंडल ने किस नियम को प्रस्तावित किया? अर्जित गुणों की वंशागति, आनुवंशिकी के नियम, संलग्नता का नियम या ऊर्जा का नियम? तो मेंडल द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था वह है आनुवंशिकी के नियम। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव रुधिर वह कौन कौन से हैं? तो आप लोगों ने तो पता कर लिया कि कौन से जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो हर एक को दान दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानव रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए में है ए, बी, सी तथा ओ। ऑप्शन बी में है बी, सी, डी तथा ओ। ऑप्शन सी में है ए बी तथा ओ। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो मानव में जो ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए ग्रुप होते हैं, बी ग्रुप होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। तो 4 टाइप के हो जाएंगे इसका ब्लड ग्रुप। तो ए में जो हो जाएगा, अब बोलेंगे कोई किसी के पास क्वेश्चन होगा कि ए प्लस होते हैं, ए माइनस होते हैं, यानी ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव और बी निगेटिव। तो ये सब क्वेश्चन जो है वह सही है, लेकिन इसके जो होते हैं 4 होते हैं, इसके अंदर जो हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव आ जाएंगे, इसके अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव आ जाएंगे, इसके अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव आ जाएंगे। लेकिन ये जो है एक ऐसा रक्त है जो हर एक को दान दे सकता है। ये एक तरह का बोल सकते हैं मिरेकल। अगर मान लीजिए ब्लड की कमी है, अगर वहाँ पे आप लोग को पता चल गया कि हाँ ओ ब्लड ग्रुप वाले कोई आदमी हैं, तो किसी कैसा भी ब्लड ग्रुप है, ए हो, ए बी हो, बी हो, सिंपली तो ओ वाले जो होते हैं वो हर एक को ब्लड दान दे सकते हैं। तो हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को, मॉर्गन को, लेमार्क को या फिर डी ब्रीज को? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, मेंडल को। मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम को दिया था। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इनमें से कौन समापन कुटक है? समाप्त होने वाली जो कुटक पूछा गया वो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। ए जो है वो क्या है? समापन कुट है। लेकिन बात करें जो समापन तो पता चल गया, लेकिन शुरुआत वाला बात करें तो शुरुआत ए के जगह पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू के जगह पर ए के जगह पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू और जी। ये जो है वो क्या है? प्रारंभिक कूट है। तो ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
प्रतिलेखन है। डीएनए का बनना, संदेशवाहक आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना या फिर अमीनो अम्ल का बनना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संदेशवाहक आरएनए का बनना। प्रतिलेखन क्या है? वह एक जो है वह संदेशवाहक आरएनए का बनना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं? 8, 16, 32 या फिर 64। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल, ये क्वेश्चन आप लोगों को वैसे जितने भी एमसीक्यू जाते हैं वो सब बुक से ही लिए जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसे पढ़ना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। तो ओपेरॉन मॉडल जो होता है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया? ये क्वेश्चन पता है आप लोग को? ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेईई में पूछे जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए आपका जो एम हो कि हम अगर इसके बाद नीट निकालें, तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ये सब पढ़ना है ना, 12th निकालना है ना, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अभी से ही मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग को नीट की एग्ज़ाम देने में बहुत आसानी होगी। तो अभी से ही प्रिपेयर करते चलिए। वैसे भी आप लोगों को इंटर निकालना है, तो इंटर निकालने में बस थोड़ा सा कोशिश आप लोग को पूरा कामयाबी की ओर ले जाएगा, आकाश चूमने की ओर। तो शांति से हम लोग को सब प्रिपेयर करते जाना। भी हम लोग के पास कितना टाइम है? अभी जो हो गया हम लोग के पास अभी सितंबर ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी तक हम लोग के पास टाइम है। तो ठीक है, 4 मंथ है हम लोग के पास, तो हम लोग प्रिपेयर अच्छे से करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जैकब तथा मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल का प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, लेमार्कवाद का संबंध है। लेमार्कवाद का किससे संबंध है? उपयोग एवं अनुपयोग से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, ए बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो लेमार्कवाद का जो संबंध हो जाएगा ये दोनों से है, उपयोग अनुपयोग से भी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से भी। तो लेमार्क दोनों से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 है। ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एकिडना क्या है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में कि एकिडना है क्या? अवशोषी जीव, योजककारी, विलुप्तकारी या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आई होप आप लोगों ने अभी तक आंसर दे दिए होंगे। तो आइए इनका आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विलुप्तकारी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कौन अमर है? जनन कोशिकाएं, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। तो अमर पूछा गया है, जो कभी न मरने वाला हो। तो ये जो हो जाएगा जनन कोशिकाएं जो होती है वो अमर कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिए, डोडो है क्या? विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, आपत्तिग्रस्त प्राणी या इनमें से कोई नहीं। तो डोडो जो भी है वो विलुप्त प्राणी है। अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा कि एकिडना क्या है? विलुप्तकारी है। तो एकिडना एक विलुप्तकारी है, लेकिन डोडो जो है वह एक विलुप्त प्राणी है, यानी एक जीव है। क्वेश्चन नंबर 30 है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे। टी लिम्फोसाइट ऐसे करके दिया रहता है, उत्पन्न होता है पेट से, थाइमस से, यकृत से या फिर अस्थि मज्जा से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थि मज्जा से। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वह 32 है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कृमि से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डेंगू। आप लोग को पता होगा कि एक विषाणु है, विषाणु के काटने से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? कोच ने, ल्यूवेनहुक ने, पास्चर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया की खोज जो है वह ल्यूवेनहुक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, दही एवं पनीर यानी योट एवं चीज़ उत्पाद है। दही, पनीर या फिर योट एवं चीज़ यानी जो पिज्जे पे बनाया जाता है वो आप लोग को पता ही होगा। तो उत्पादन है किण्वन के
पाश्चराइजेशन का, निर्जलीकरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो दही एवं पनीर जो उत्पादन है वो किण्वन के हैं। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। इडली डोसा, इडली को आप लोग देखते होंगे, उसे भाप से बनाया जाता है, तो उसमें उसके आटे में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है जीवाणु, बेकर यीस्ट, यूडोमोनास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि क्या यूज होता है, जीवाणु होता है, बेकर यीस्ट होता है, या फिर स्यूडोमोनास होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेकर यीस्ट का उपयोग होता है किस में, ब्रेड बनाने में। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आप लोग 8-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि दूध से दही में जो कन्वर्ट होता है तो उसमें किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी राइट है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोबर गैस एक प्रमुख घटक है किसका, ब्यूटेन का, अमोनिया का, मीथेन का, या फिर इथेन का। तो जो गोबर गैस है वह जो है वह एक तरह का किसका घटक है, वह है मीथेन का। मीथेन का घटक है कौन, गोबर गैस। क्वेश्चन नंबर 39 है, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तो गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए, बी, सी, डी। आप लोग को इसका आंसर कंफर्म पता होगा तो कमेंट करिए, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोल्डन आइस किस विटामिन से परिपूर्ण होता है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, परिपूर्ण यानी पूरी तरह से किस विटामिन से पूरी तरह से भरा रहता है। और पिछले वाला क्वेश्चन था हम लोग का कि विटामिन पाया जाता है, यानी गोल्डन आइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोनों का सिमिलर आंसर है, घबराना नहीं है। ये नहीं कि परिपूर्ण पूछा है तो कुछ और आंसर होगा और विटामिन पूछा गया है तो कुछ और आंसर होगा, ऐसा नहीं है। इसे मतलब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि विटामिन से परिपूर्ण रहता है, तो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था। प्रथम परजीवी जो गाय था उसका नाम क्या था, रोजी, बबली, हीरा, मोती। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ध्यान में रखिए, स्टामा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रोजी। प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी था। क्वेश्चन नंबर 42 है, पीसीआर की जांच होती है HIV का, कैंसर का, क्षय रोग का, या फिर हैजा का। तो पीसीआर बोला गया तो HIV का। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, शस्त्र, उपभोक्ता, उत्पादक, स्वाभारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 44 है, परितंत्र शब्द किसने दिया था, खुराना ने, एलेन बग ने, एजी टास्ले ने, या इनमें से कोई नहीं। तो परितंत्र शब्द जो है वह एजी टास्ले ने दिया था। बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, परितंत्र शब्द का नामकरण किया था। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन और आ गए हैं। थोड़ी देर पहले देखा था कि परितंत्र शब्द किसने दिया, जिसमें था एजी टास्ले, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के पास परितंत्र शब्द का नामकरण किसने किया था। शब्द देना और नामकरण करना दोनों में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस नहीं है, एक तरह का सिमिलर ही है। ये नाम दिया है, इसमें नाम पूछा गया कि परितंत्र जो शब्द है वो किसने दिया था, और पिछले वाले क्वेश्चन में था कि परितंत्र शब्द पिछले वाले क्वेश्चन में था परितंत्र शब्द दिया था, किसने दिया था, और ये वाला क्वेश्चन में है कि परितंत्र शब्द का नामकरण किया था। परितंत्र जो शब्द है वो किसने नामकरण किया था, तो दिया था, नामकरण किया था, दोनों एक ही लोग हैं, ये जी टास्ले ही है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये भी क्वेश्चन VVI है, एक मिनट, VVI है, सॉरी लिखते हैं VVI है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैस है वह सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है। कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो सबसे हानिकारक, एक तरह का जहरीला गैस है, ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कैसी होती है? जीवाश्म ईंधन के दहन से होती है। अम्लीय वर्षा जीवाश्म ईंधन के दहन से होती है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉप्शन इकाई मापक है ध्वनि का, हवा का, पानी का, सॉरी यहाँ पे पानी है सिर्फ, और ओजोन स्तर की मोटाई। तो डॉप्शन इकाई जो मापक है वो ओजोन स्तर की मोटाई का है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन बायोगैस है? C2, CH4, N2, NO। तो बायोगैस पूछा गया तो CH4, ऑप्शन बी राइट है। अगर इसमें पूछा जाता कि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तब यहाँ पे सी के जो होती है वो 4 होती है, क्या होती है? बॉन्ड होती हैं। तो इसमें सिंगल 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें जो होती है CH4 था हम लोग के पास, तो एक C है और 4 H है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 H 4 जगह बैठा देंगे, तो सिंगल बॉन्ड इसमें होती है और H की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को मालूम नहीं था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।